दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? आप सब प्रकाश ITI के यूट्यूब चैनल पर हमारे मैथ की क्लासें चल रही है और हमने पिछली क्लास में क्षेत्रमिति का हमारा चैप्टर चल रहा है। उसमें क्षेत्रमिति में हमने वृत्त चल रहा था, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त चल रहा, वृत्त हो गया। उसके बाद हमने बहुभुज पढ़ रहे थे। बहुभुज में हमने क्या पढ़ लिया था? समबाहुभुज पढ़ लिया था और समबाहुभुज के बाद में हमने पंचबाहुभुज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे षष्ठभुज। क्या पढ़ेंगे हम? षष्ठभुज के बारे में पढ़ेंगे। षष्ठभुज क्या होता है? ये आपका जो ये चैप्टर चल रहा है क्षेत्रमिति का, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है। हर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वृत्त का, कोई सा भी एग्जाम उठा के देखना, टेक्निकल ले लो, नॉन टेक्निकल देख लो, उसमें हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। रेलवे देख लो, किसी JEE में देख लो, किसी चीज में देख लो। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे षष्ठभुज के बारे में। तो कौन सा टॉपिक है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को मेन सॉल्यूशन बोलते हैं और अपना टॉपिक था बहुभुज, समबाहुभुज। क्या था? समबाहुभुज। अब समबाहुभुज में हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने पंचभुज पढ़ लिया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे षष्ठभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? षष्ठभुज के बारे में। षष्ठभुज, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। अब बहुभुज क्या होता है? जिसमें चार भुजाओं से ज्यादा। क्या पढ़ा था भाई? जो चार भुजाओं से ज्यादा, मतलब 5, 6, 7 मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बहुभुज बोलते हैं। तो पंचभुज क्या था? 5 भुजा होते। और षष्ठभुज क्या होगा? 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ आकृति। 6 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या बोलते हैं हम? षष्ठभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? षष्ठभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? षष्ठभुज। तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति देखो ऐसी होगी। इसकी आकृति इसका ये क्या हो गया? सेंटर 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया? ये 6। तो ये क्या हो गया? ये साइकिल हो गया। क्या हो गया? ये साइकिल। तो क्या हो गया? ये षष्ठभुज। क्या हो गया? ये षष्ठभुज। तो षष्ठभुज ये एक भुजा है जिसकी लंबाई a है। इसकी लंबाई हमेशा ध्यान रखना, भुजाएं बराबर होती है। इसमें क्या होती है? भुजाएं बराबर होती है। इस भुज की भुजा क्या है? लंबाई होता है। तो विपरीत समांतर भुजाओं के बीच का लंब दूरी h होता है। अब इन दोनों भुजाओं के बीच का जो होता है वो क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। जैसे इसकी ऐसे लाइन खींचोगे फिर क्या हो जाएगी? इसकी लंबवत क्या हो जाएगी? इन दोनों भुजाओं की बीच की क्या हो जाएगी? ये दूरी h। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी कितनी हो गई? h। आगे चीज, दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? h होती है। ठीक, तो इसका षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल। अब षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 2.6 a स्क्वायर। क्या होता है? 2.6 a स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2.6 a स्क्वायर। या इसकी ये तो क्या हो गया? भुजा के अंदर हो गया। अगर ऊंचाई दे दे, ऊंचाई में क्या हो जाएगा? अगर आपको ऊंचाई दे दे तो ऊंचाई में क्या हो जाएगा? ये 0.86 h। क्या हो जाएगा? ये h, ये h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया किसमें? लंबवत दूरी में। ये हो गया भुजा के अंदर। तो ये तो क्या है? षष्ठ
षष्ठभुज की लंबाई। और एच क्या हो गया, दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। क्या हो जाएगी ये, समांतर भुजाओं के, या दो विपरीत मान लो, या दो मतलब दो अलग अलग भुजाओं के बीच, दो विपरीत समांतर भुजाओं के, विपरीत समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब दो भुजाओं के बीच की इसकी दूरी h होती है, ये मान के चलो। तो ये जैसे अपन अब इसका, ये तो हो गया क्षेत्रफल के बारे में। अब अपन क्या, इसका परिमाप, षष्ठभुज का परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है, षष्ठभुज का क्या हो जाएगा, इन 6 की 6 भुजाओं का योग, क्या हो जाएगा, 6 की 6 भुजाओं का योग। तो ये क्या हो जाएगा, 6a, क्या हो जाएगा, 6a। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.46h। ये हो गया आपका, ये तो लंबवत दूरी में होगी, और ये क्या हो गया इसके, किसमें हो गया, परिमाप में, भुजा, और ये हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, ये षष्ठभुज हो गया। क्या हो गया, ये षष्ठभुज। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे अगला अष्टभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अष्टभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अब अष्टभुज, ऑक्टेगन। ठीक है, अष्टभुज का डायग्राम देख लो। आठ भुजा हो गई, कितनी हो गई, 8 भुजा। ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई 1 हो जाएगी a, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। ठीक है, तो ये क्या होगा, अष्टभुज के, इसकी 1 भुजा की लंबाई कितनी है, 1, और दो विपरीत समान, मतलब दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, h। क्या हो जाएगी, h। ठीक है, अब हम इसका, ये तो क्या हो गया अष्टभुज। अब हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अष्टभुज का क्षेत्रफल। अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4.83 a स्क्वायर। क्या होता है, 4.83 a स्क्वायर। और h के अंदर अगर लंबवत दूरी दे रखी हो तो उसमें क्या होता है, लंबवत दूरी में क्या होता है इसका 0.0 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
0.829h²। ये क्या हो जाएगा? लंबवत दूरी के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा ये? लंबवत दूरी के अंदर। अब ये तो हो गया अपना क्षेत्रफल के बारे में। अब हम इसका परिमाप, क्या होता है इसका परिमाप, अष्टभुज का परिमाप। अष्टभुज का परिमाप क्या होता है? 8a²। क्या होता है? 8a, मतलब 8 भुजाओं का योग, 8 भुजाओं का योग। और अगर ऊंचाई में दे, ऊंचे परिमाप और h का मान दे दे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? लंबवत दूरी में क्या हो जाएगा? 3.32h, 3.32h हो जाएगा। तो ये इसके a तो क्या हो गया? भुजा। h क्या हो गई? लंबवत दूरी। तो a को तो हमने क्या लिख दिया? अष्टभुज की दूरी। और h क्या हो जाएगी? दो विपरीत समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ध्यान रखना, इसमें भुजाओं की लंबाई समान होती है, आठों भुजाओं की लंबाई। अगर समबाहु भुज आ जाए, उसमें पंचभुज, षट्भुज, आठभुज, अगर ये आ जाए तो ध्यान रखना इसमें लंबाई क्या होती है? समान। भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समबाहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? समबाहुभुज। तो ये क्या हो गया इसका समबाहुभुज के बारे में। हमने पंचभुज पढ़ लिया, षष्ठभुज पढ़ लिया, और ये हो गया अष्टभुज के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे? अनियमित बहुभुजों के बारे में, मतलब जिनकी आकृतियां अलग अलग होती है, मतलब लंबाई समान नहीं होती भुजाओं की। तो हम अनियमित आकृतियां पढ़ेंगे हम। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? अनियमित आकृतियां। अनियमित आकृतियां क्या होती है भाई? मतलब जिनकी भुजाएं, जिनकी आकृतियां मतलब समान नहीं होती या भुजाएं अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनियमित। अनियमित आकृतियां कुछ भुजाओं या वक्रों अथवा दोनों से मिलकर बनी होती है। ऐसी आकृतियां जो भुजा तथा कोण अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसी कोई भी आकृतियां मान लो जिनकी भुजा अलग अलग हो, कोण अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनियमित आकृतियां। तथा वक्रों का आकार किसी नियम से बंधा नहीं होता, मतलब इसके अंदर किसी नियम से बंधा भी नहीं होता। अनियमित में, नियमित में तो क्या था? मतलब समबाहुभुज में क्या था? बिल्कुल वो था सेम की भुजाएं बराबर है तो वो बराबर, लेकिन इसमें आकृतियां बिल्कुल विपरीत रहेगी, मतलब समान नहीं रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? अनियमित आकृतियां। आकार किसका मतलब कोई नियम से बंधा नहीं होता। इस प्रकार की आकृतियां का क्षेत्रफल तथा परिमाप, इस प्रकार इन्हें टुकड़ों के रूप में नियमित आकृतियां खींचकर, इसको मतलब जैसे अगर कोई अनियमित आकृति आ जाए तो उसको क्या हम सेट करके क्या करेंगे? इसका टुकड़ों में नियमित आकृतियां बांटकर गणना और माप द्वारा इसकी करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे अनियमित आकृतियों में अनियमित बहुभुज। क्या पढ़ेंगे हम? अनियमित बहुभुज के बारे में। अनियमित बहुभुज। अब अनियमित बहुभुज, इसको इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इरेगुलर पॉलीगन।
अब इसकी आकृति देखो, डायग्राम बना रहा हूं अनियमित का। ये थोड़ा डायग्राम इसको इस मतलब थोड़ा सीधा नहीं है। ए बी सी डी और ये हो गया ई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ई हो गया। इस लाइन में रहने दो, ऐसे रहने दो। ठीक है, ये क्या हो गया? ए बी सी डी एक अनियमित आकृति होगी। क्या हो गई ये? अनियमित बहुभुज। ये वो क्या हो गया? अनियमित बहुभुज। ए बी सी डी और ई, ये क्या हो गया? अनियमित बहुभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल का परिमाप ज्ञात करना। अब इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने हैं, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने क्या करेंगे हम? इसके ऊपर एक लंब खींचेंगे, इसके ऊपर एक लंब खींचेंगे हम। दोनों के ऊपर लंब खींच लिया तो इसको मैंने क्या मान लिया? m, और इसके ऊपर लंब खींचेंगे, तीनों के ऊपर लंब बन गया। ये क्या हो गया? m, ये हो गया n, ये क्या हो गया? o। इसको मैंने m n o डिनोट कर दिया। अब इस आकृति को सर्वप्रथम तीन त्रिभुज में बांट लिया। क्या बांट दिया? ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में बांट दिया। प्रत्येक त्रिभुज अलग अलग हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका परिमाप। तो बहुभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब इसमें बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पे बहुभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अनियमित बहुभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका त्रिभुज ए बी और ई, ए बी ई हो गया प्लस ए बी ई हो गया प्लस त्रिभुज सी ई और बी हो गया प्लस त्रिभुज सी ई बी हो गया प्लस त्रिभुज डी ई सी हो गया प्लस त्रिभुज डी ई सी हो गया। क्या हो गया? ये प्लस के तीनों त्रिभुजों का योग हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका क्षेत्रफल। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उनका योग करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक त्रिभुज ए बी और ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बी ई इंटू ओ ए, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ई इंटू ए ओ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए ओ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सी ई और बी का। तो इसका क्या हो जाएगा? बीई और एम एन
क्या हो जाएगा बीई और सीएम, बीई इंटू सी एम, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डी ई और सी का, इसका क्या हो जाएगा 1/2 सीई इंटू डीएन, क्या हो जाएगा सीई इंटू डी एन। तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान रखना हमेशा 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। आ गई चीज समझ में ये। अब ये क्या हो गया, हमेशा ध्यान रखना बीई बीई और सीई तो बराबर है, क्यों, ये दोनों भुजाएं तो क्या होगी आपस में क्या हो जाएगी बराबर, बराबर क्यों होगी, तो ये यहां से ये दोनों लंब क्या हो प्रतिच्छेदी तो कर रहे थे, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी ये दोनों बराबर। अगर यदि बीई बराबर सीई हो, तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो क्या इसका क्या निकलेगा आगे सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा अगर मैं बीई सी को बराबर कर दूं तो इसमें देखो बीई की जगह मैं सी लिख दूं या यहाँ पे सी लिख दूं और या ईसी की जगह बी लिख दूं, तो मैं ईसी की जगह क्या लिख रहा हूं बीई, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बीई इंटू ए ओ प्लस 1/2 बीई इंटू सी एम प्लस 1/2 सीई की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे बीई लिख दिया और डीएन। अब इसमें बीई कॉमन आ गया, सारे 1/2 बीई कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2 बीई कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूं क्योंकि ये लाइन आगे लिखूंगा, तो इसको क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बीई कॉमन आ गया, तो इस ये क्या हो जाएगा, फिर क्या बचा यहाँ पे एओ बच गया प्लस यहाँ पे क्या बच गया सीएम बच गया और यहाँ पे क्या बच गया डीएन बच गया। अब एक चीज बताओ मेरे को एओ सीएम और डीएन ये क्या है, इनकी लंबवत दूरी तो है, क्या है ये लंबवत दूरी, इसकी क्या है ये लंबवत दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल एक बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बीई इंटू क्या हो जाएगा त्रिभुजों की लंबवत दूरियों का योग, तीनों त्रिभुजों की लंबवत दूरियों का योग हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा त्रिभुजों की लंबवत दूरियों का योग, क्या हो जाएगा लंबवत दूरियों का योग, तो ये क्या हो जाएगा अनियमित इसका आकृति का ये क्या हो जाएगा बहुभुज का क्षेत्रफल हो गया कंप्लीट ये। अब इसका आगे समझ में भाई अनियमित आकृति क्या होती है, आगे समझ में चीज। अब अगला देखो, इसके आगे चलते हैं हम, आगे चीज समझ में ये क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग त्रिभुजों का निकालना है, त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल निकाल रखा है, तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का इसको जोड़ना ही है।
अब हम पढ़ेंगे एक सिंपल सा नियम है, वो पढ़ेंगे, इसका लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक। सिंपल सा नियम ये क्या है? बस सिंपल सा एक अनुमिति विधि है, मतलब एक विधि है, ठीक है, जो कि अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना उपयोगी, मतलब जो अपनी अनियमित आकृतियां चल रही है उसके नियम के आधार, मतलब उसको अपन इससे क्या निकाल, इसका क्षेत्रफल निकाल, अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उसका परिणाम। तो ये क्या है? इसका एक नियमित विधि है। तो ये क्या हो जाएगा? इस विधि के अंतर्गत आकृति को दो समान भागों में जिसकी चौड़ाई h हो और विभाजित करते हैं तथा तीन ऊर्ध्वाधर अनुपात के अनुसार इसको करते हैं। इसकी आकृति देख लो, जैसे मैंने इसकी आकृति बना दी है, ये क्या होगी? आकृति। तो ये तो क्या होगी? इसकी दूरी h होगी, ठीक है। अब इसको मैंने d1 मान लिया, इसको d2 मान लिया, इसको d3 मान लिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है इसका, मतलब अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मतलब इसका अनुमानित है। अनुमानित का मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं, भाई ऐसा हो सकता है। अनुमानित का मतलब अनुमान, अपन क्या लगा सकते हैं इसका? हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुमान कोई चीज का, जैसे हमने आइडिया लगा लिया वहां ऐसे हो सकती है, तो ये क्या चीज है? अनुमानित, ठीक है। अनुमानित क्षेत्रफल इसका ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है इसका? a बराबर h बटा 3, a बराबर h बटा 3 और d1 प्लस d2 प्लस d3, इन तीनों का योग। ये क्या हो जाएगा? h हो अनुमानों के मध्य की, h तो क्या होगी? इनके मध्य की दूरी, h क्या हो जाएगी? अनुमानित अनुमानित इसको चाहे d1 d2 d3 मान लो या df मान लो, dm मान लो, dn मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसके अंदर d1 प्लस 4 यहाँ पे लिख लेना 4, ये थोड़ा सा यहाँ पे 4d2 लिख लेना, ठीक है। 4d2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? अनुमानित के मध्य का क्षेत्र, ठीक है, मध्य का क्षेत्र। d1 प्रथम अनुमान, मध्य अनुमान और अंतिम अनुमान। d1 क्या हो गया? प्रथम अनुमान हो गया, d2 क्या हो गया? मध्य अनुमान हो गया, और d3 क्या हो गया? अंतिम। तो ये क्या हो गया? अनुमान के बारे में हो गया। तो ये तीनों चीजें आगे समझ में। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? h अपॉन d1 प्लस 4d2 प्लस d3। d1 कौन सा है? हमने पहला क्षेत्र अनुमान किया। दूसरा कौन सा हो गया? d2 क्या हो गया? जो हमने मध्य में अनुमान किया। और तीसरा d3 क्या हो गया? जो हमने तीसरा अंतिम अनुमान किया। और इनके मध्य जो बीच की दूरी h है वो अनुमान के मध्य के क्षेत्र की दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? a बराबर h बटा 3 d1 प्लस 4 d2 प्लस क्या हो जाएगा?
d3। तो ये क्या हो गया, एक अनियमित आकृतियों के अंदर जो बहुभुज निकालते हैं हम, उसमें क्या हो जाएगा, ये विधि हो गई, तो उसका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल। ये बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया आपका जो थ्योरी का चैप्टर, जो इसके अंदर मेन सॉल्यूशन की थ्योरी थी 2 डायमेंशन की, तो वो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। हम कल की क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज तक यहीं पे, धन्यवाद, थैंक यू, और पढ़ते रहना एग्जाम आगे, ठीक है।